नमस्ते। आज 6 जनवरी 2026 है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों के खर्च करने के तरीकों से जुड़ी 4 अलग-अलग खबरों की तह तक जाएंगे। और ये चारों कहानियां ऊपर से भले ही अलग-अलग लगे, पर असल में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, हमारे सामने कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, एक बड़ा सरकारी बदलाव है, एक नई चमकचमाती गाड़ी है और शेयर बाजार में मची एक उथल-पुथल भी। बिल्कुल, ये हमें बताती हैं कि भारतीय ग्राहक का मिजाज क्या है, वो कहाँ पैसा लगा रहा है और मतलब निवेशक तरक्की को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो आज का मकसद इन धागों को जोड़कर एक बड़ी और साफ तस्वीर तैयार करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो पहली नजर में बहुत शानदार लगता है। डिजिटल पेमेंट्स वाला। हाँ, बिल्कुल। दिसंबर 2025 में डिजिटल पेमेंट्स ने तो अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है कि सितंबर में जो जीएसटी दरों में कटौती के बाद बाजार में एक जोश आया था, वो अब तक बना हुआ है। हाँ, आंकड़े वाकई दमदार है। यूपीआई और फास्टैग जो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने लेन देन की संख्या और कीमत दोनों में नए शिखर छुए हैं। और सिर्फ छोटे मोटे पेमेंट ही नहीं, नेफ्ट, आरटीजीएस और एनएसीएच जैसे जो बड़े लेन देन वाले सिस्टम है, वो भी दिसंबर में अपने चरम पर थे। अच्छा। ये आंकड़े दिसंबर 2024 के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा हैं, जो देश की करीब 9% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से मेल भी खाता है। तो मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहानी में कोई पेच जरूर होगा। आप सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। इस चमक दमक के पीछे एक हिस्सा ऐसा है जो थोड़ा अंधेरे में है। और वो क्या है? वो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड से होने वाला खर्च। अच्छा। सितंबर में जो रिकॉर्ड बना था, उसके मुकाबले दिसंबर में कार्ड का खर्च 15 से 20% तक गिर गया है। 15 से 20%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। मैं थोड़ा हैरान हूँ। हाँ है। आमतौर पर साल के आखिर में छुट्टियों और त्योहारों के समय तो कार्ड का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। सही बात है। तो क्या क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स और ईएमआई की सुविधा यूपीआई के सामने पूरी तरह हार मान चुकी हैं? खासकर बड़ी खरीदारी के लिए तो लोग आज भी कार्ड ही पसंद करते होंगे। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, इसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहली जो तात्कालिक है, वो ये कि सितंबर में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की बड़ी ऑनलाइन सेल्स होती हैं, जिससे कार्ड का इस्तेमाल अचानक से बढ़ जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी वजह ज्यादा गहरी और लंबी चलने वाली है। वो ये कि यूपीआई धीरे धीरे लेकिन लगातार कार्ड का बाजार खा रहा है। अच्छा। जो काम पहले सिर्फ कार्ड से होता था, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या रेस्टोरेंट का बिल, वो अब यूपीआई से होने लगा है। लोगों को क्यूआर कोड स्कैन करना ज्यादा आसान और तेज लगता है। और शायद इसमें कोई हिडन चार्ज ना होना भी एक बड़ी वजह है। मुझे याद है पहले आईएमपीएस से छोटे मोटे पैसे भेजने पर भी चार्ज लगता था। बिल्कुल। लेकिन अब वो सब यूपीआई से मुफ्त में हो जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से आईएमपीएस के आंकड़ों में भी एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। कम कीमत वाले ट्रांजैक्शंस आईएमपीएस से हटकर यूपीआई पर चले गए हैं। लेकिन बड़ी रकम के लिए? बड़ी रकम भेजने के लिए लोग अब भी आईएमपीएस पर भरोसा करते हैं। और एक और चौंकाने वाली बात देखिए। बताइए। मई 2025 में डिजिटल पेमेंट्स के आंकड़े अक्टूबर के त्योहारी महीने से भी ज्यादा थे। एक मिनट, क्या मई में अक्टूबर से ज्यादा खर्च? जबकि दशहरा दिवाली तो अक्टूबर में होते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि ग्राहक बहुत सोच समझ कर चल रहा है। जीएसटी कटौती की उम्मीद के बावजूद त्योहारी सीजन में लोगों ने हाथ खोलकर खर्च नहीं किया। अच्छा। असल में जीएसटी कटौती के बाद भी त्योहारी महीने में मई या अगस्त के मुकाबले खर्च में सिर्फ 3 से 5% की बढ़ोतरी हुई, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि ग्राहक हेडलाइन न्यूज से ज्यादा अपनी जेब की सेहत पर ध्यान दे रहा है। तो यहाँ एक पैटर्न सा दिख रहा है। जो हेडलाइन नंबर है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स का रिकॉर्ड, वो पूरी कहानी नहीं बताता। सही। और ये सिर्फ पेमेंट के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वहां भी यही सवाल उठ रहा है कि हमारा सबसे बड़ा पैमाना ही शायद। हाँ, कि देश की तरक्की मापने का हमारा सबसे बड़ा पैमाना ही शायद हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। हाँ, अब बात करते हैं एक बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव की। भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आर्थिक विकास को मापने का मुख्य पैमाना ही बदल दिया जाए। जीडीपी वाला मामला? हाँ, अभी तक हम सब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की बात सुनते आए हैं, लेकिन अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी को मुख्य पैमाना बनाने की चर्चा है। जीडीपी और एनडीपी सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं,
इसे आसान भाषा में कैसे समझे? इसे ऐसे समझे, जीडीपी का मतलब है एक साल में देश की सीमाओं के अंदर बने कुल सामान और सेवाओं की कुल कीमत। इसमें सब कुछ शामिल है। ठीक है। लेकिन इस सामान और सेवाओं को बनाने में जो मशीनें, फैक्ट्रियां, सड़कें और दूसरी पूंजी इस्तेमाल हुई, वो घिसती भी तो है। हाँ, बिल्कुल। उसकी कीमत कम होती है, जिसे हम अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन या हिंदी में घिसावट कहते हैं। जब आप जीडीपी में से इस घिसावट की कीमत को घटा देती हैं, तो जो बचता है वो एनडीपी है। अच्छा, तो एनडीपी एक तरह से वो असली कमाई नहीं है जो उस साल की टूट-फूट या घिसावट का खर्च निकालने के बाद देश के पास बचती है। बिल्कुल। लेकिन ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सिर्फ आंकड़ों को देखने का एक अलग तरीका है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। दरअसल दुनिया भर के देश एक नए फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है SNA 2025, यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। SNA 2025। हाँ, ये SNA एक तरह से देशों के लिए अकाउंटिंग के नियम बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इनका नया सुझाव है कि देश अपनी असली कमाई पर ज्यादा ध्यान दे, न कि सिर्फ कुल उत्पादन पर। तो तर्क ये है कि एनडीपी अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा साफ तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, एक सच्ची तस्वीर, क्योंकि ये उस आय को दर्शाता है जो वास्तव में घरों और कंपनियों के पास खर्च करने या निवेश करने के लिए उपलब्ध है। और भारत के मामले में इस जीडीपी और एनडीपी का अंतर कितना बड़ा है? क्या ये वाकई मायने रखता है? बहुत बड़ा। वित्त वर्ष 2025 में अंतर करीब 37 लाख करोड़ रुपए का था। कितना? 37 लाख करोड़। हमारी जीडीपी 330.7 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि एनडीपी 293.9 लाख करोड़ रुपए। बाप रे, 37 लाख करोड़! ये तो कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। हाँ? तो अगर हम अचानक एनडीपी को अपना मुख्य पैमाना बना लें, तो हमारे विकसित भारत जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य भी तो प्रभावित होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमारे सारे टारगेट तो जीडीपी के आंकड़ों पे टिके हैं। रातों रात हमारी अर्थव्यवस्था कागज पर छोटी दिखने लगेगी। हाँ, और शायद इसीलिए अधिकारी कह रहे हैं कि ये बदलाव तुरंत नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, शायद 2029 के बाद। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बदलाव बहुत जल्द होने वाला है। वो क्या? फरवरी 2026 में, यानी अगले ही महीने, सरकार एक नई जीडीपी सीरीज जारी करेगी। इसमें बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया जाएगा। बेस ईयर बदलने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हम अर्थव्यवस्था को मापने के लिए अपनी शॉपिंग बास्केट को अपडेट कर रहे हैं। 2011-12 में जो चीजें और सेवाएं महत्वपूर्ण थीं, जरूरी नहीं कि आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो। सही बात है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नई बास्केट में यूपीआई ट्रांजैक्शन, ई-कॉमर्स और ई-वाहन रजिस्ट्रेशन जैसे नए डेटा सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, तो ये हमारी पहली खबर से सीधे जुड़ता है। बिल्कुल, यानी अब हमारी अर्थव्यवस्था की गिनती में डिजिटल इंडिया की असली झलक दिखेगी। ये वाकई दिलचस्प है। तो एक तरफ जहां सरकार अर्थव्यवस्था की सेहत को बारीकी से देख रही है, घिसावट को भी गिनने की सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी अब सिर्फ सतही चीजों से आगे बढ़कर एडवांस फीचर्स पर पैसा खर्च कर रहा है। हाँ, इसका एक ताजा उदाहरण ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिख रहा है। आप महिंद्रा के नई एसयूवी की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, XUV 7XO। हाँ, महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय XUV 700 का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है, XUV 7XO। इसकी शुरुआती कीमत 13.66 लाख रुपए है। लेकिन कीमत से ज्यादा दिलचस्प इसके फीचर्स हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दी जा रही हैं। जैसे दुनिया का पहला डिविंची सस्पेंशन सिस्टम। कंपनी का दावा है कि इससे गाड़ी में सफर बहुत आरामदायक हो जाएगा, मतलब गड्ढों का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा? और एक और चीज जिसने सबका ध्यान खींचा है वो है डैशबोर्ड पर एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई ट्रिपल स्क्रीन। हाँ, मैंने भी देखा। मतलब अब ड्राइवर और बगल में बैठे पैसेंजर के बीच शायद रिमोट को लेकर लड़ाई होगी कि स्क्रीन पर क्या चलेगा। सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। ये लॉन्च बाजार के एक बड़े ट्रेंड को दिखाता है। कंपनी अब सिर्फ लोहा और इंजन नहीं बेच रही है, टेक्नोलॉजी बेच रही है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी और सुरक्षा बेच रही हैं। लेवल 2 एडास, 540 डिग्री कैमरा और डॉल्बी एटमॉस वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, ये सब प्रीमियम ग्राहकों को खींचने के लिए है। लेवल 2 एडास का असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये वो सेल्फ ड्राइविंग वाली चीज है? काफी हद तक। लेवल 2 एडास का मतलब है कि कार हाईवे पर कुछ हद तक खुद लेन में चल सकती है,
स्पीड कम ज्यादा कर सकती है और आगे वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाए रख सकती है। तो ये अब सिर्फ एक लग्जरी फीचर नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, ये अब सुरक्षा और सहूलियत का प्रतीक बन गया है, जिसके लिए लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार है। तो ग्राहक का पूछ रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या है और ये कितनी सुरक्षित है। बिल्कुल, कितना देते हैं से आगे की बात है ये। और सुरक्षा पर तो कंपनी ने काफी जोर दिया है। उनका लक्ष्य 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग हासिल करना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि सुरक्षा अब एक वैकल्पिक फीचर नहीं, बल्कि ग्राहकों की एक जरूरी मांग बन गई है। तो ये कार इस बात का सबूत है कि लोग खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन बेहतर और ज्यादा वैल्यू वाली चीजों पर। वो घिसावट नहीं है, बल्कि टिकाऊपन और अनुभव खरीद रहे हैं। क्या बात है। तो एक तरफ लोग प्रीमियम गाड़ियां जैसी महंगी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट एक रिटेल कंपनी को बुरी तरह से सजा दे रहा है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, आज टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। कितनी? 8% से ज्यादा गिर गया, जिससे निवेशकों के एक ही दिन में 13,000 करोड़ रुपए डूब गए। 13,000 करोड़? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी ने दिसंबर तिमाही के जो नतीजे घोषित किए, उसमें उनकी कमाई में 17% की बढ़ोतरी हुई थी। मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। 17% की ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए एक सपना होती है, खासकर आज के दौर में। फिर निवेशक इतने डरे हुए क्यों हैं? यहीं पर बाजार की गहरी समझ सामने आती है। निवेशक उस 17% के हेडलाइन नंबर के पार देख रहे हैं। चिंता का मुख्य कारण है एक खास मेट्रिक, रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट में गिरावट। रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी के हर स्टोर की औसत कमाई कितनी है। इसे आप हर स्टोर का हेल्थ चेक मान सकती हैं। अच्छा। और इस तिमाही में इस मैट्रिक में 15.5% की गिरावट आई है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार तीसरी तिमाही है जब इस मैट्रिक में दोहरे अंकों में गिरावट आई है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17% की कुल ग्रोथ दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि कंपनी धड़ाधड़ नए स्टोर खोल रही है। हाँ। ना कि इसलिए कि पुराने स्टोर्स पहले से बेहतर कारोबार कर रहे हैं। हाँ। मतलब पुराने स्टोर्स कमजोर हो रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कंपनी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। इस तिमाही में 48 नए ज़ूडियो स्टोर और 17 वेस्ट साइड स्टोर खोले गए। ये शानदार है। लेकिन अगर आपका हर नया स्टोर पुराने स्टोर की कमाई को कम कर रहा है या हर स्टोर की अपनी उत्पादकता घट रही है, तो ये ग्रोथ मॉडल कितना टिकाऊ है, इस पर गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। बाजार इसी बात को लेकर चिंतित है। बिल्कुल। ये तो क्वांटिटी बनाम क्वालिटी यानी मात्रा बनाम गुणवत्ता का क्लासिक मामला लग रहा है। हाँ, बाजार ये पूछ रहा है कि क्या ये विस्तार आगे चलकर मुनाफे में बदलेगा या ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ दिखाने का एक तरीका है, जबकि अंदर से कंपनी की नींव कमजोर हो रही है। निवेशक अब उस घिसावट को देख पा रहे हैं जो कंपनी के ग्रोथ मॉडल में आ रही है। बिल्कुल, और वो उसके लिए प्रीमियम कीमत देने को तैयार नहीं है। तो आज हमने 4 अलग-अलग कहानियों को समझा। हमने देखा कि डिजिटल पेमेंट्स का हेडलाइन नंबर कैसे कार्ड्स की गिरावट को छिपा रहा है। फिर हमने अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की आहट सुनी, जो घिसावट को भी हिसाब में लेना चाहता है। हमने एक हाईटेक कार के लॉन्च में देखा कि ग्राहक अब क्वालिटी और फीचर्स के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार है। और अंत में हमने एक रिटेलर के शानदार ग्रोथ के आंकड़े के पीछे छिपी कमजोरी पर बाजार की तीखी प्रतिक्रिया को समझा। और ये सब अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। नहीं, ये एक बदलती हुई अर्थव्यवस्था की एक ही तस्वीर के अलग-अलग हिस्से हैं। एक तरफ एक समझदार ग्राहक है जो टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, चाहे वो UPI हो या कार के फीचर्स, और चुन-चुन कर खर्च कर रहा है। और दूसरी तरफ एक समझदार बाजार है जो अब सिर्फ सतही ग्रोथ के आंकड़ों से खुश नहीं होता। वो ये जानना चाहता है कि ये विकास असली और टिकाऊ है या नहीं। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। GDP बनाम NDP की बहस देश की पूंजी पर होने वाली घिसावट यानी डिप्रिसिएशन को मापने के बारे में है। और ट्रेंट की कहानी एक कंपनी के ग्रोथ मॉडल पर हो रही घिसावट को दिखाती है, जहां प्रति स्टोर उत्पादकता घट रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर विकास के बड़े-बड़े आंकड़े, चाहे वो किसी कंपनी के हों या पूरे देश के, बेहतर उत्पादकता और लोगों के लिए वास्तविक मूल्य में नहीं बदलते हैं, तो आम इंसान के भरोसे पर इसकी क्या घिसावट हो सकती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।